डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, सबसे पहले प्रेस का डेवलपमेंट देखते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इसके बाद हम लोग देखेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। भारत के अंदर आपकी जो सिविल सेवा है उसकी भी शुरुआत कैसे हुई थी। आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके लिए भी इसका भी हिस्ट्री क्या है एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड आईसीएस के पहले क्या कहते थे इसको, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर प्रेस को लेके हम लोग जो फैक्चुअल है उसको बाद में देखेंगे। हम लोग अभी एनालिटिकल देखते हैं कि प्रेस का नेचर कैसा था, कौन सा न्यूज़पेपर कौन पब्लिश करता था, हम लोग बाद के अंदर क्लासेस के अंदर खुद देखने की कोशिश कर देंगे। ओके, विल स्टार्ट विद द प्रेस। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस यहाँ पे किस तरह से होता है, आधुनिक प्रेस की शुरुआत किस तरह से भारत के अंदर हुई थी। द फर्स्ट न्यूज़पेपर, ब्रिटिश प्रेस पॉलिसी को भी जानेंगे। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, इट वाज स्टार्टेड समवेयर अराउंड 1780s बाय एन आयरिश जेंटलमैन कॉल्ड एज जेम्स हिकी, इनका नाम था। और ये न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट और दूसरा इसका वही नाम था जिसका नाम था कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। ओके, सबसे पहला न्यूज़पेपर भारत के अंदर जो शुरुआत करता है, सो दिस वाज स्टार्ट बाय जेम्स हिकी इन 1780। और इसके बाद इन्होंने सरकार को थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म कर दिया। तो उस टाइम के जो भी गवर्नर जनरल थे उनको पसंद नहीं आया कि भाई ये आके प्रेस वाला आके मेरा क्रिटिसिज्म कर रहा है। सो बाय 1782 इट वाज सीज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर एक्सेसिव क्रिटिसिज्म। तो ये तो होता रहता है, कोई भी सत्ता के ऊपर बैठता है तो उसको पसंद नहीं आता कि तुम्हारा आलोचना होनी चाहिए बट रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ होनी चाहिए। तो उस टाइम के अंदर इसको पता नहीं था कि रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो भाई साहब ने ज्यादा कर दी होगी सरकार की आलोचना, तो ताला लगा दिया जाता है। दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर बाय जेम्स हिकी, दिस हिकीज बंगाल गैजेट एंड द कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। लिखते हैं वीकली पॉलिटिकल एंड कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल पार्टीज बट इन्फ्लुएंस बाय नन। ओके, तो हम किसी से भी प्रभावित नहीं हुए हैं, ऐसा कुछ इन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर। और सैटरडे March 3 टू संडे March 10 तो वीकली आया करता था, जो सबके आपका पहला न्यूज़पेपर है। बट दिस वाज क्लोज डाउन बाय द गवर्नर एट दैट टाइम द गवर्नमेंट। और 82 के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ। हम लोग को जानना ये है, ठीक है, ये फैक्चुअल थोड़ा बहुत हिस्ट्री था किस तरह से शुरुआत हुई प्रेस की। वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि ये प्रेस किस तरह से काम करता था, कौन से कानून पास कराए गए, और इसका भी जैसे हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस देखे उसको जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट वाज द नेचर ऑफ द अर्ली प्रेस? द नेचर ऑफ द अर्ली प्रेस एट दैट टाइम इन 1780s एंड 1800s की बात कर रहा हूँ। अभी आप समझिए कि 1800s में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट कराया था, नहीं कराया था। देयर वर वेरी फ्यू पीपल हु वर एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल। तो नेचर ऑफ द अर्ली प्रेस, द सर्कुलेशन वाज वेरी फ्यू एट दैट टाइम। पढ़ने वाले लोग ही नहीं थे ना, कौन था? एजुकेटेड इंडियंस थे उस टाइम पे 1800s के आसपास। 1830 में तो हमको पढ़ाना शुरू किया इन्होंने। इसके पहले जो भी इंग्लिश जानने वाले लोग कौन थे? एजुकेटेड लोग हो गए तो भी अपनी नेटिव लैंग्वेजेस जानते होंगे, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस जानते होंगे। The circulation was very few, all around 100 to 500 copies, and the aim was to cater the intellectual entertainment of the Europeans. यहाँ पे जितने भी यूरोपियन लोग रह रहे थे उन्हीं का ही एक इंटेलेक्चुअल थॉट डेवलप करने के लिए ये थोड़े बहुत लिखा करते थे। तो 1780 में मिस्टर हिकी ने जब ये प्रेस शुरू किया था भारत के अंदर, आपका बंगाल गैजेट और कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, तो उसके पीछे भी इनका डेवलपमेंट का पीछे का रीजन यही था कि थोड़े बहुत लोगों को मैं थोड़ा बहुत मसाला दे दूं कि इंग्लैंड के अंदर क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। आपके दो टाइप के न्यूज़पेपर होते हैं, एक न्यूज़पेपर होता है और एक मसाला न्यूज़पेपर होता है। जो मसाला देता है आपको अच्छा खासा मजा भी आती है पढ़ने की, पर यूपीएससी में कुछ काम का आएगा नहीं। ओके, एक नेचर ऑफ अर्ली प्रेस के अंदर ये भी देखने मिलता है दैट द कंपनी ऑफिशियल्स वर वरीड about the newspaper's report might reach London and the British government will come to know about its malpractices. तो कंपनी ऑफिसर्स को डर भी लगता था कि यार ये प्रेस को कोई ना कोई यहाँ से कुछ रिपोर्ट पब्लिश कर देगी और आज नहीं तो कल लंदन के ऊपर ये न्यूज़पेपर चला जाएगा तो बंद कर देंगे हमारी पूरी की पूरी दुकान। तो इनको डर भी लगता था कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को, कि यार ये प्रेस हमारा सत्यानाश कर देगी, हमारा गला घोट देगी। सो दे वर फियरिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्रेस एट दैट टाइम, और ये लोग प्रेस से थोड़ा दूर रहने की ही कोशिश करते थे। और इसके कारण ही ये लोग सेंसर रिपोर्ट्स को भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते थे। प्रेस को बोल देते हैं कि ये आपको ये चीज हटा देनी है, इस तरह को इसका रखना है, यहाँ से ज्यादा करोगे तो आपका न्यूज़पेपर ही बंद कर देंगे। समटाइम्स द सीजिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ प्रेस वाज आल्सो डन। तो यहाँ से आपका एनालिटिकल क्वेश्चन बन जाएगा कि नेचर ऑफ द अर्ली प्रेस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्ली प्रेस इन इंडिया। और 2 या 3 स्टेटमेंट बना के यूपीएससी इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछ देगी दैट द सर्कुलेशन वाज वेरी फ्यू, द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड टू क्लोज डाउन द ऑफिशियल प्रेस एट दैट टाइम। ओके, एंड स्टेटमेंट बना के 1 2 नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव एंड 2 ओनली करके चारों के चारों ऑप्शन के साथ आपको प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पे किस तरह से प्रेस का डेवलपमेंट हुआ।
अभी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, और इसके पीछे बहुत सारे प्रेस एक्ट पास किए गए सरकार ने। और द प्रेस एक्ट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट हम लोग खाली उसका एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि ये प्रेस एक्ट कौन सी चीजों को डिफाइन कर रहे थे। ओके, सो ब्रिटिश प्रेस पॉलिसी कहते हैं अंग्रेजों की प्रेस के प्रति नीति कैसी थी, और आज की तारीख में भी जो सरकार है उसकी कैसी होती रहती है वो भी जानते हैं। उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस देखने की कोशिश करेंगे, एंड विल ट्राई टू सी कि यहाँ पे किस तरह से आगे होता है। ओके, सबसे पहला एक सेंसरशिप एक्ट पास होता है वो है 1799 का सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। अभी आप देखिए कि 1799 एंड सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, दिस वाज द टाइम ऑफ who was the governor general at that time? Wellesley. And Wellesley was indulged in this treaties called as subsidiary alliance. तो ट्रीटी करेगा तो बहुत ही फेयर ट्रीटी होगी क्या? तो उसके अंदर वो कुछ ना कुछ तो गोलम छोल करने की कोशिश करेंगे मिस्टर वेलेस्ली। सो दिस ट्रीटी, दिस प्रेस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नन अदर देन लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ही ये एक्ट को लेके आते हैं और प्रेस को सेंसर करने की कोशिश करेंगे। द रीजन बिहाइंड द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस was that the British press at times would criticize the action of the East India Company. तो यहाँ भारत के अंदर जितने भी न्यूज़पेपर जो थोड़े बहुत काम करते थे उनका क्रिटिसिज्म रोकने के लिए ही वेलेस्ली ने बोला कि हम आपके आर्टिकल्स को सेंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी करेगा तो ट्रीटी के अंदर हर एक चीज फेयर नहीं होती, जस्ट फेयर एंड रिजनेबल खाली नाम के लिए होगा। इंपॉर्टेंट ये ऐसा था कि वेलेस्ली को अपना बेस कंसोलिडेट करना था, तो उसके लिए वो मेल प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं लोचा गड़बड़ तो करने ही वाला था। तो बीइंग गवर्नर जनरल एट दैट टाइम he introduced the censorship of press act. All materials are to be checked before publication, pre-censorship power given to the secretary of the government. बोल दिया जाता है कि एक सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होगा और वो आपके हर एक पब्लिकेशन को चेक करेगा। This censorship of press act was also passed somewhere around 1975 as well, when the emergency was established and the government passed the same kind of, the nature of the act was very same. So history is a very good teacher, and the government tried to kill the voice of the press just because it was writing against the imposition of emergency at that time. Okay, तो वैसे ही कुछ था कि आपको अपने मटेरियल को स्क्रीन करना है और स्क्रीन कराने के बाद आगे पास कराने की कोशिश करेंगे। 1823 इसके बाद लाइसेंसिंग रेगुलेशंस आते हैं। अंडर दिस लाइसेंसिंग रेगुलेशंस दिस वाज पास्ड बाय गवर्नर जनरल जॉन एडम्स, एंड इसने बताया कि यू हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर प्रिंटिंग और पब्लिकेशंस। तो जो लाइसेंस लाज की शुरुआत होती है वो भी 1822-23 के आसपास से ही भारत के अंदर प्रेस को लेके आपको देखने को मिलती रहती है। ओके, सो लाइसेंसिंग रेगुलेशंस 1823, द पेनल्टी और फाइन वुड बी इम्पोज्ड विदाउट पब्लिशिंग, विदाउट द लाइसेंस। इफ यू पब्लिश विदाउट द लाइसेंस, आपके यहाँ पे हम लोग पेनल्टी या फाइन इम्पोज करा देंगे। तो प्रेस को लेके अगर हम लोग ग्रेजुअल डेवलपमेंटल पॉलिसीज देख रहे हैं कि सरकार प्रेस के ऊपर अपना पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। ओके, 1830 से लेके 1850s का जो टाइम है उसको लिबरेशन पीरियड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल्स थे पहले यहाँ 1830s के आसपास तो विलियम बेंटिक थे, तो ही वाज फेयरली यूटिलिटेरियन फ्री थिंकर था। बोले ठीक है लिखो जो भी लिखना है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1850s के बाद जो आया वो आपका लॉर्ड डलहौजी और वैसे लोग वो बोले कि तुम लिखो, मुझे तो बोला ही गया है कंपनी और गवर्नमेंट के द्वारा, जितना एक्सपांड करो उतना कम होगा, बोले जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ओके, सो लिबरेशन ऑफ प्रेस पीरियड बोलते हैं कि ज्यादा प्रेस के क्रिटिसिज्म के ऊपर उनके पेट का पानी नहीं हिलता था, क्योंकि सरकार ने उसको स्टैंप मार के भेजा था कि यहाँ पे भारत के ऊपर आपको क्रूर शासन करना है। सो दी प्रेस के लिए ऊपर इन्होंने ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश नहीं की है। 1850s के आसपास का टाइम था। ठीक है, 1857 के आसपास लाइसेंसिंग एक्ट पास किया गया। अभी आप समझो कि 1857 में क्या हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था। तो रिवॉल्ट के कारण हमारी जो भी प्रेस होगी वो लिखेगी, तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये कुछ ज्यादा लिख रहे हैं, पानी सर के ऊपर जा रहा है, तो एक टैक्स पास कर दिया जाए। इट वॉज एनेक्टेड ड्यू टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का रिवॉल्ट देखो, अभी एक समझो कि ये जितने भी एक्ट पास हो रहे हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जुड़ा हुआ। The nature of the British press was something related to this thing only, कि यहाँ पे कुछ होता था और उसके कारण कुछ इफेक्ट आ जाती। कॉज कुछ हुआ, कॉज मतलब आपका रिवॉल्ट हो गया, कोई इवेंट हो गई, और वो इवेंट के कारण अंग्रेजों को लगा कि ये हमारी काबू के बाहर जा रहा है, तो वी हैव टू पास वन एक्ट रिगार्डिंग इनको थोड़ा औकात के अंदर लाना चाहिए। ओके, तो ट्राई टू सप्रेस द वॉइस ऑफ इंडियन प्रेस, लेटर ऑन दिस वाज विड्रॉन। ठीक है, तो 1850s के बाद उसको थोड़ा बहुत और
विड्रॉ कराने की कोशिश करते हैं सरकार। 1867 के अंदर एक और प्रेस पास किया जाता है जिसका नाम है प्रेस एक्ट ऑफ 1867। देखिए कि प्रेस को लेके ये मुद्दा चलता रहता है, जहां सरकार ने बोल दिया कि कॉपीज ऑफ द न्यूज़पेपर्स शुड बी केप्ट इन आर्काइव्स। इसका मतलब ये था कि अभी तक तो आपने सेंसरशिप एक्ट तो पास किया था, आपको थोड़ा बहुत चेक बैक कराना है, पर तो भी एडिटर की नज़र से या आपके सेक्रेटरी की नज़र से कोई न्यूज़पेपर आपकी नज़र से चूक गया हो तो आपको संभाल के रखना पड़ेगा। 5 साल के बाद वो न्यूज़पेपर का रिपोर्ट तो सरकार को कहीं एविडेंस के तौर पे रखना हो या सरकार को आपके न्यूज़पेपर के ऊपर ताला लगाना हो, तो उसके लिए वो आपको आर्काइव के अंदर रखना होगा। अगर आपने 5 साल पहले भी कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट न्यूज़ के अंदर छापा होगा तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सरकार ने बोला। तो प्रेस एक्ट ऑफ 1867 was again a retrogressive step and very draconian with respect to the press, क्योंकि प्रेस को यहाँ पे खोला ही नहीं गया, प्रेस को दबाने की ही कोशिश की गई। इट कैन बी चेक्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आर्काइव्स के अंदर रखना। इसका मतलब यही है कि भविष्य के अंदर आपके न्यूज़पेपर ने कुछ पहले मतलब भूतकाल के अंदर कुछ किया होगा तो प्रेजेंट टाइम के अंदर उसी का बेस बना के हम आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। इसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शन एक्ट एक लाया गया 1870 का। दिस रेस्ट्रिक्शन एक्ट डिफाइन दी व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सीडिशन। आजकल ऐसे भी सीडिशन बहुत न्यूज के अंदर है, सेक्शन 124A, एंड आए दिन कोई ना कोई इसका शिकार बन जाता है। जनरली आजकल के जितने यूथ है उनको ज्यादा शिकार बेचारे बन जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कब क्या वैसे बोलना है, और इसी के कारण कोई ना कोई चक्कर के अंदर आ जाता है। कभी कोई कार्टूनिस्ट आता है, कभी कोई नेता आता है, कभी कोई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अभी चर्चे के अंदर है। तो चर्चे के अंदर आप देखते रहिएगा कि कहाँ कहाँ किस तरह से सिडिशन को हमको रिमूव कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है सिडिशन की उसको लेके मुद्दा चल रहा है आज की तारीख में। क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना वो सरकार के पास है, उसको कैसे सब्जेक्टिव उसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए। सो एट टाइम्स उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, कभी बोला जाता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यू ट्राई टू सी द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू दिस होल वर्ड सेडिशन। यहाँ सेडिशन को लेके 1870 के अंदर इन्होंने डिफाइन किया सेडिशन। इसके बाद इनके सबसे पहले शिकार भी बन जाते हैं 1870s 1880s के बीच में। वो जेंटलमैन का नाम था आपका एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी becomes the first Indian journalist who was charged with this law. S.N. Banerjee was also the founder of one of the co-founders of Congress, Indian Association नाम की एक पॉलिटिकल बॉडी भी बनाई थी, हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सो इनका वो केक करता है और नंबर इनका सबसे पहले आता है केक खाने के लिए। ओके, तो इसके बाद तो बहुत सारे जर्नलिस्ट का बैंड बजेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, बट शुरुआत इनसे होती है। ये जो 1870 का जो आपका रिस्ट्रिक्शन एक्ट आया था उनके ऊपर इम्पोज कराया जाता है। ओके, ब्रिटिश प्रेस पॉलिसी हम लोग देख रहे हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर। वही डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर सबसे लैंडमार्क एक्ट पास जो होता है इसे कहते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। अभी ये एक्ट है ना सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेस को लेके। अब समझिए कि ये एक्ट की थोड़ी बहुत हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्योंकि इसके पहले जो था वो बहुत फैक्चुअल चीज थी। ये एक्ट को क्यों पास कराया गया, पहला तो मुद्दा ये हो रहा है कि व्हाई दिस एक्ट वाज पास्ड। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीइंग दिस होल इश्यू इज व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द पासिंग ऑफ दिस एक्ट एंड व्हाट वर द मेन प्रोविजंस। इसके अंदर ये एक्ट के अंदर ऐसी कौन सी प्रावधान किए गए थे, तो हम लोग उसका इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसके साथ एक जेंटलमैन का नाम भी जुड़ा हुआ है, लॉर्ड लिटन करके, यहाँ पे आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वाइसरॉय आप बोल सकते हो 1878 के आसपास। उनको क्या ऐसी खुराफाती चीजें आ गई थी मन के अंदर, तो उन्होंने ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास की। स्टोरी ऐसी चलती है कि ड्यूरिंग द 1950s, पोस्ट 1857 के बाद इंडिया के प्रेस का अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है। द इंडियन प्रेस हैड बीन फेयरली डेवलप्ड बाय 1850s। क्यों? क्योंकि आपने आधुनिक शिक्षण दे दिया था, तो उसके कारण ही बहुत सारी प्रेस पॉपअप हो रही थी। आए दिन सबको प्रेस खोलनी है, तो सब लोग प्रेस वेस खोल के अपना काम कर रहे थे। तो 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ ना, तो इंडियन प्रेस ने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध में बहुत लिखा, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने फला नहीं किया। इंडियन प्रेस ने तो लिखा, वर्ल्ड प्रेस भी लिखती थी। एक जेंटलमैन थे कार्ल मार्क्स, सो ही वाज अ जर्मन, ही यूज्ड टू लिव इन लंदन एंड ही यूज्ड टू राइट फॉर न्यूयॉर्क टाइम्स and the subject was Indian Revolt of 1857. So truly globalized citizen की जर्मन नेशनल लंदन में रहते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते थे और मुद्दा था भारत।
तो ठीक है, इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं 1850 का। तो उन्होंने भी बहुत ही क्रिटिसिज्म किया है कि भारत का समाज को अंग्रेजों ने क्या क्या चीज की है, किस तरह से तोड़ने की कोशिश की है। तो इंडियन प्रेस भी उसके विरुद्ध में लिखता रहता था। अभी एसेंशियली हुआ ऐसा कि वर्नाकुलर प्रेस, मतलब आपकी जो नेटिव प्रेस थी, यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस की प्रेस थी, उनकी चाबुक बहुत अच्छी तरह से चलती थी। क्योंकि जो इंग्लिश प्रेस हुआ करती थी, दैट वाज मेजोरिटिवली ओन्ड बाय द इंग्लिश पीपल। जो यूरोपियंस थे यहाँ पे, वही उसके मालिक हुआ करते थे। तो उनको ही यहाँ पे अंग्रेजों ने सेट कराया था। तो दे वर नॉट सो मच क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसी। बट हमारी प्रेस थी उसके तो चाबुक, क्योंकि वो नेशनलिस्ट प्रेस हुआ करती थी, राष्ट्रवादी प्रेस हुआ करती थी। जैसा आजकल मीडिया क्लेम करती रहती है कि हम राष्ट्रवादी है, वो राष्ट्रवादी नहीं है। सो एट दैट टाइम द प्रेस वाज फेयरली नेशनलिस्टिक एंड वो वर्नाकुलर प्रेस थी, लोकल लैंग्वेजेस के अंदर लिखने वाली थी, और अंग्रेज सरकार की हर एक पॉलिसी को वो क्रिटिसाइज करती। अभी हुआ ये है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया, वो जेंटलमैन थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन वाज वन सच पर्सन हु कुड नॉट हैंडल क्रिटिसिज्म इन अ वेरी गुड वे। तो उसको वो कोई आलोचना करता है तो उसका खून खौल उठता था, बोले इसको मारूंगा, उसको मारूंगा, उसको मारूंगा। तो जब इंडियन प्रेस ने उसके विरुद्ध में लिखना शुरू कर दिया, तो तब से ही उसको लग रहा था कि इनको मुझे दबाना है। तो ही वाज लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज। वो एक्सक्यूज के बैकग्राउंड के अंदर स्टोरी दो इवेंट्स के साथ जुड़ी हुई। इवेंट में ऐसा हुआ कि 1878 के आसपास, 77-78, यहाँ पे लॉर्ड लिटन एक वो है ना कि एक सेरेमनी करते हैं, कोरोनेशन सेरेमनी जैसा होता है ना, कि नया राजा आया गादी के ऊपर। तो गद्दी के ऊपर जब नया राजा को बिठाया जाता है तो उसका तिलक होता है, कोरोनेशन, राज्याभिषेक। तो 1858 का अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखोगे, सो व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वाज आल्सो प्रोक्लेम्ड एज क्वीन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश मोनार्क को बोला गया था कि भाई आप भारत के भी राजा रानी हो। तो 1857 में तो वो क्रांति का उनको गम था, तो उन्होंने ज्यादा बड़ा जलसा नहीं किया। होता है ना कि एक नया पोस्ट के ऊपर आपका होता है तो होती है ना पार्टी वार्टी जैसा, शपथ वपथ लेते हो, थोड़ा सब बुलाते हो, सब लोग को चाय पे चर्चा होती है। तो यहाँ पे 1878 के आसपास लॉर्ड लिटन यहाँ पे बहुत ही बड़ा जलसा करते हैं, जिसे कहते हैं दिल्ली दरबार। सो दिल्ली दरबार वो करते हैं, सब डिग्निटरीज को बुलाते हैं, चाय पानी जलसा होता है, ठीक है, मतलब मजा मजा करे थे। एंड इन दिस टाइम देयर वाज दिस फेमाइन व्हिच वाज टेकिंग प्लेस पैरेलली इन इंडिया। यहाँ पे आपको अकाल पड़ा हुआ था भारत के, एंड ड्यू टू दिस फेमाइन लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वाज गेटिंग अफेक्टेड। बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर लोगों को बहुत ही उसका असर पड़ रहा था। एंड ऑलमोस्ट 1 करोड़ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज अफेक्टेड एट दैट टाइम। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसके ऊपर असर पड़ा था। अंग्रेजी प्रेस कभी भी ये पूरा का पूरा इतने लोग अकाल के कारण मारे गए हैं, उनको इस तरह से जान बेहाल हो गई है, कुछ भी नहीं लिखती। पर हमारी प्रेस तो राष्ट्रवादी प्रेस थी। 1870 का टाइम था, नेशनल एजुकेशन आ चुका है, थोड़ा बहुत शुरुआत हो चुकी थी मॉडर्न एजुकेशन की। सो इट स्टार्टेड राइटिंग। बोला लॉर्ड लिटन ये नहीं कर रहा, लॉर्ड लिटन वो नहीं कर रहा, लॉर्ड लिटन फला नहीं कर रहा, यहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं और आप वहां महोत्सव मना रहे हो दिल्ली दरबार के नाम का। So how disgusting and ridiculous it can get for the government that the people are suffering and the government is enjoying on its own. When Rome was murdering, Nero was playing fiddle. तो रोम जल रहा था, नीरो वहां पे अपना वाजिंत्रा बजा रहे थे, म्यूजिक बजा रहे थे। तो ऐसी हालत थी यहाँ पे। तो हमारी प्रेस ने ब्रिटिश प्रेस की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनकी बहुत धज्जियां उड़ाई। तो लॉर्ड लिटन को लगा कि यार ये भाई साहब इतना सारा हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, इनके पर काटने चाहिए। तो इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसे कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब स्टोरी ये चलती है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किए तो उसके प्रोविजंस इन्होंने रखे। प्रोविजंस के अंदर ये रखा कि जितने भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स है आपके नेटिव लैंग्वेज, एक फोटो पढ़ाई ना आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, ओके That's fine enough. That's fine enough. અમારે ડ્યુટી માં આવે છે. That's fine enough. એટલે અમને ખબર છે કે થોડાક ડિસ્ટ્રેક્ટ થાય બધા ફેકલ્ટીઝ પણ. હું પોઝ આપીને પડાવું. લાઈટ કરું? સર જાવા જ છું હવે. ના ના, that's fine enough. Thank you.
तो स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, आई वाज लाइक यार मैं लिटन को देख रहा हूँ, इसको समझो। मैं चलो पोज अपन फोटोज पड़ेगा चलता है, जो दिखता है वो दिखता है ना। हम लोग कहाँ थे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेके। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो प्रेस एक्ट के दौरान यही हुआ कि जो वर्नाकुलर प्रेस थी हमारी की, जो नेटिव लैंग्वेजेस के अंदर जो लिखने वाले न्यूज़पेपर्स थे, उन सब ने सरकार की धज्जियां उड़ा दी। क्यों? क्योंकि हमारी प्रजा मारी जा रही थी और यहाँ पे लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार के नाम की जलसा कर रहे थे। सो लॉर्ड लिटन ने एक एक्ट पास कर दिया जिसका नाम रखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मुद्दे की बात यह थी कि इसके प्रावधान खाली वर्नाकुलर न्यूज पेपर से होते, यहाँ की वर्नाकुलर न्यूज मीडिया थी, जो प्रिंट मीडिया हुआ करती थी उस टाइम के दौरान, उनके ऊपर ही सिर्फ लागू हो गए। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये सबसे पहले देखने को मिलता है कि उसके ऐसे कौन से प्रोविजंस थे जिनको लेके लॉर्ड लिटन ने पूरा का पूरा ये एक्ट बना। पहला एक्ट के अंदर प्रोविजन के अंदर बताया कि आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करोगे, इसके साथ साथ एक बॉन्ड भी साइन करोगे। बॉन्ड के अंदर लिखा जाता था कि हिज एक्सीलेंसी वी आर सेइंग दैट वी आर लॉयल टू यू एंड वी विल नॉट राइट एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और इधर दैट विल इंस्टिगेट द पीपल टू कम ऑन रोड्स। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे जिसके कारण ब्रिटिश सरकार की खिलखिली हो जाए और लोग रास्ते के ऊपर आके आपका विरोध करें। तो सरकार ने बोला कि अगर लिखा तो प्रोविजन के अंदर एक चीज डाल दी कि अगर लिखा तो आपका पैसा भी जाएगा और आपकी प्रेस भी जब्त करें। The bond amount at that time was somewhere around 10,000 rupees. 1870 के अंदर 1817-1880 की बात करो, जहाँ 10,000 रुपए के इर्द गिर्द आपको बॉन्ड का अमाउंट पे करना है। इसके साथ साथ आपको प्रेस भी आपका कन्फिस्केट कर दिया जाएगा अगर आपने लिखा तो। If you will write anything like this, will confiscate your own press as well as the amount that you have deposited. तो हमारी प्रेस का जो वर्नाकुलर प्रेस थी उसके लिए इन्होंने एक कानून पास किया। अब देखिए कि दे बिलीव्ड इन रूल ऑफ लॉ। बोले कानून पहले होगा और कानून के हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे। तो रातों रात हमारी प्रेस का गला घोटने की कोशिश तो की गई, उसके लिए पहले एक कानून पास कराया गया। अभी हुआ ये कि इसके साथ साथ प्रोविजन डाल दिए गए कि हमारे जो मजिस्ट्रेट हो गए, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके हाथ में सबसे मेन अथॉरिटी होगी एंड ही कैन चेक द प्रीमाइसेस ऑफ द प्रेस एज वेल। प्रेस में जाके रेड बांट के वो अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि ये प्रेस एंटी नेशनल एक्टिविटीज या एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टिविटीज के अंदर तो कहीं पे कुछ इन्वॉल्व नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि दिस लॉ वाज अप्लाइड ओनली टू द इंडियन प्रेस, जो यहाँ पे क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर या स्थानिक भाषाओं के अंदर खाली अपना पब्लिकेशंस करते थे, क्योंकि यही उस टाइम के अंदर राष्ट्रवादी प्रेस हुआ करती थी। मेजॉरिटी ऑफ द इंग्लिश प्रेस एट दैट टाइम वाज ओन्ड बाय द इंग्लिशमैन and the Englishmen did not see anything wrong in Lord Lytton enjoying this दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार के ऊपर यहाँ जलसा करा रहा है तो हमारी प्रेस को, जो इंग्लिश प्रेस थी, उसको कुछ गलत नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके पिट्ठू थे, उनके चेले थे वो लोग, उनकी तनख्वाह के ऊपर जीने वाले लोग थे। हमारी प्रेस ने तो बोल दिया कि ये गलत हो रहा है, बोले प्रजा मर रही है और राजा यहाँ अपना पियानो बजा रहा है, ऐसा थोड़ी चलेगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग। अभी हुआ ये कि लॉर्ड लिटन ने जब ये एक्ट पास किया तो उसके अंदर स्पेसिफाई मेंशन किया था कि यहाँ पे सिर्फ वर्नाक्युलर प्रेस के ऊपर ही ये एक्ट का इंप्लीमेंटेशन करेंगे हम। अभी ये लोग रूल ऑफ लॉ के अंदर भी मानने वाले लोग थे। हमारे जितने भी नेशनलिस्ट प्रेस के लीडर्स हैं ना, वो भी बहुत शाणे थे। एक न्यूज़पेपर आता था अमृता बाजार पत्रिका, रातों रात बोलता है कि मैं इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो गया। दूसरे दिन फिर से पब्लिक के अंदर अपना न्यूज़पेपर इश्यू करता है and they again started criticizing the government। बोले जो उखाड़ना है उखाड़ लो। Now the government was very much disturbed and in dilemma। बोले अब क्या करें? We cannot close and shut down the अमृता बाजार पत्रिका just because of one thing। क्यों? क्योंकि हमने खाली एक्ट के अंदर लिखा है, वो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। So this was the beauty of rule of law कि रूल ऑफ लॉ के अंदर बोला गया है कि खाली ये कानून वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स के ऊपर ही खाली लागू किया जाएगा। तो हमारे लोग 1.5 साढ़े निकले, बोले देखो। फिर से दूसरे दिन लिखा कि अंग्रेजों ने ऐसा कानून पास किया। And now this people were very much ridiculed। बोले यार अभी क्या करें भाई साहब, फंस गए ये तो।
Later on this was very much draconian and 1881 के आसपास एक और जेंटलमैन आते हैं रिपन. लॉर्ड रिपन रिमूव्ड दिस एक्ट और उसने फिर ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया. ओके, सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के साथ नाम जो जुड़ा हुआ है वो है लिटन. उसकी प्रोविजंस क्या है वो भी जानने की कोशिश की है. व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड हमने देखा अभी तक. Post 1857 revolt, the English press was always on the side of the government. But the vernacular press, which had developed and grown on an unprecedented scale since 1857, became vocal and increasingly critical of the government policies. The सरकार बहुत गलत कर रही है. प्रेस का काम ही यही है ना, यही है ना. The press is known as the fourth pillar in democracy, and the work of press is to give us news, not to give us their opinions. The problem regarding the present press and the particularly news and print media in India is this only. They are trying to superimpose their decisions on us. We are the ones as a mature citizens and as enlightened citizens in this country to make the opinions, not the press itself. If you'll see, the press itself will have their opinion and they'll try to superimpose वो देते हैं. यही ठोको, ये थोड़ी चलता है बस. ये दिक्कत हो रही है आज प्रेस के साथ. Okay, so at that time the vernacular press, which had developed and grown on an unprecedented scale in 1857, became vocal and increasingly critical of the government policies, and the vernacular press was opinion was very restive, particularly on two occasions. दो ऐसी घटनाएं, दो ऐसी वारदात हमने जानने की कोशिश की, उसको लेके जो वर्नाकुलर प्रेस था उसका ओपिनियन बहुत गलत है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग, द फर्स्ट वाज द फेमाइन ऑफ 1876 टू 1878. जब यहाँ पे पूरा का पूरा बंगाल के अंदर यहाँ पे अकाल हो रहा है, आधे भारत के अंदर अकाल हो रहा था, द गवर्नमेंट वाज एंजॉयिंग. गवर्नमेंट यहाँ मजे कर रही थी, दिल्ली दरबार लगा. तो यहाँ पे मैंने बताया कि व्हेन रोम वाज बर्निंग द नीरो वाज प्लेइंग फिडल. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग, इसके कारण ही वर्नाकुलर प्रेस ने सरकार की धज्जियां उड़ा दी. सरकार कुछ काम नहीं कर रही, सरकार यहाँ प्रजा मर रही है, सरकार मजे कर रही है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग, यहाँ पे टू चेक द एक्टिविटीज ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस, द लॉर्ड लिटन पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. तो उसके पीछे के रीजन हमने जान लिए. एक तो फेमाइन था और उसको फेमाइन का एक क्रिटिसिज्म दिल्ली दरबार को लेके. ओके, सो प्रोविजंस क्या थे, व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, वो भी जानने की कोशिश करते हैं. It compelled the publishers to deposit security amount. पहले पब्लिशर को बोल दिया जाता है कि भाई साहब आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना है. Sign a bond not to print anything against the government and anything that is likely to incite people. कुछ भी ऐसा नहीं लिखोगे कि लोग जज्बाती होकर रास्ते के ऊपर आ जाए. ठीक है, तो हमारी मगजमारी ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए. If you go against this thing, it empowered the magistrate to check and investigate the publisher's document as well. बोले आपने कुछ भी विपरीत में लिखा, हमने मजिस्ट्रेट को ये पूरी की पूरी सत्ता दी हुई है, वो मजिस्ट्रेट पूरा का पूरा काम करेगा. इन केस ऑफ वायलेशन, warn and confiscate the deposit as well as the press. अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो ताला लगा देंगे प्रेस के ऊपर और साथों साथ हम बोल देंगे कि आपका जो भी पैसा आपने हमारे पास जमा करके रखा है सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम के ऊपर, उसको भी बंद करा दिया जाता है. The nature of the act was very much discriminatory because it was only applied to vernacular press and not the English one. यहाँ पे जो विदेशी या अंग्रेजी भाषा के अंदर जो भी प्रेस चलती थी उसके ऊपर ये लागू नहीं किया गया. अमृता बाजार पत्रिका overnightly got converted into the English when this act was passed. ABP करके यहाँ पे जो अमृता बाजार पत्रिका के नाम की जो अखबार हुआ करता था. Later on, this vernacular press act was repealed by Lord Ripon by 1881, 1882. इसकी इर्द-गिर्द ही उसको रिपील कर देते हैं. तो लॉर्ड लिटन को याद रखेगा. एल के बाद आर आता है. सिंपल है ना, ABCD. गवर्नर जनरल्स को याद रखने की थोड़ी बहुत टेक्निक्स है, हम लोग करेंगे जब गवर्नर जनरल्स को देखेंगे. एल के बाद आर आता है, तो लिटन ने इंप्लीमेंट किया, रिपन ने उसको हटा दिया. सिंपल चीज थी. लॉर्ड रिपन वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ पर्सन हु वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस कंट्रोवर्सी, जिसे कहते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. अब देखिए कि ये जितने भी बिल और जितने भी प्रेस हुए, इफ यू सी, वी हैव सीन द नेचर ऑफ द इंडियन प्रेस. इन द नेक्स्ट क्लासेस व्हेन विल बी स्टडीइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस और द डिमांड मेड बाय द अर्ली कांग्रेस लीडर्स, जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता थे, उनकी जो डिमांड थी ना वो यही थी. एक डिमांड थी, वहां पे वो बोलते थे कि सिविल लिबर्टीज हमको दो.
क्यों? क्योंकि प्रेस उनको नहीं दे रहा था। सिंपल चीज, हमने प्रेस का बैकग्राउंड देखा तो वो डिमांड क्या करेंगे? डिमांड यही करेंगे कि भाई आपने जो प्रेस के साथ जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो हटा दिया जाए, प्रेस को फ्री कर दो। एक कंट्रोवर्सी हुई थी रिपन को लेकर, रिपन के कार्यकाल के दौरान, जिसे कहते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। दिस इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। हुआ ये कि अंग्रेज जितने भी थे, ऑल द ब्रिटिशर्स हैड ईटी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स इन इंडिया। वो जब यहाँ पे शासन करते थे तो उनका कोई आदमी कुछ क्रिमिनल विमिनल कुछ कोई भी क्राइम के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसका कहीं नाम वाम आ गया, उसको कहीं पे कल्प्रिट बनाया जाता है, तो इंडियन जजेस वर नॉट हैविंग पावर टू ट्राई दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ाया किसने था? अंग्रेजों ने। वी वर हैविंग ब्राउन स्किन, दे वर हैविंग व्हाइट स्किन, रेसिज्म था, लिटरल रेसिज्म था। सो हमको कुली बुलाया जाता था, व्हाइट मैन्स बर्डन बोला जाता था। और जब हमारे नसीब पढ़ लू के बहुत सारे लोग जुडिशरी के अंदर थोड़े बहुत जाने शुरू हुए, तो अंग्रेजों ने कानून ऐसा बनाया था उस टाइम के अंदर दैट दी इंग्लिश पीपल विल बी, जो उनका जुडिशियल ट्रायल होगा वो खाली कोई अंग्रेजी कर पाएगा। एन इंग्लिश मैन विल बी ट्रायलिंग, विल बी टेकिंग ऑन होल द ट्रायल कॉज ऑफ इंग्लिश कल्प्रिट और द इंग्लिश विक्टिम। कोई भी अंग्रेज के सिवा कोई भी आदमी कोई अंग्रेज का ट्रायल नहीं कर सकता। अगर उसने कोई क्राइम वाइम किया है तो एक गोरा जज चाहिए। इल्बर्ट बिल ने ये चीज को साइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये बिल का एक प्रोविजन था जिसके अंदर ये बोला गया दैट द इंडियन पीपल विल बी अलाउड टू ट्राई द यूरोपियन सिटीजन्स एज वेल। बोले भारतीय जज कोई होगा और उसके कोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचता है तो भारतीय जज को उतना ही अधिकार है जितना एक गोरे जज को होगा। बट हुआ ये कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश अथॉरिटीज वहां पे जितनी भी थी और भी लोग थे, दे वर नॉट एग्रीइंग टू दिस कॉज। 1883 के अंदर इल्बर्ट बिल का कंट्रोवर्सी हुआ था। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं आता था कि हमने जिन लोग को पढ़ाया है उनमें से कोई आदमी जज बन गया और हमारे ऊपर शासन करेगा। क्योंकि जुडिशरी अल्टीमेटली उसको गाइड करेगी ना कि बेटा ये कर, उसने गलत कर दिया तो बोल देगी कि जेल में भेजेंगे। अभी बेटा मैंने तुमको पढ़ाया है और आप मेरे ऊपर ही पूरा का पूरा कानून इंप्लीमेंट करोगे पुलिस वाले बन के, तो फिर क्या होगा? सिंपल चीज है। तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। विल द ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट दिस? चलो मैं तो मान लूंगा, मैं रूल ऑफ लॉ के अंदर मानता हूँ, कुछ गलत कर दिया तो ठीक है, आप मुझे ट्राई कर देना ज्यादा से ज्यादा क्या। तो द ब्रिटिशर्स विल नॉट एक्सेप्ट एट दैट टाइम। और इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी इसके साथ ही जुड़ी हुई है, लॉर्ड रिपन के साथ। ठीक है, तो रिपन का नाम आप याद रखिएगा, इल्बर्ट बिल एज वेल एज दिस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, और भी बहुत सारे इनके साथ थोड़ी बहुत बातें होती रहेगी, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वेरी मच डिस्क्रिमिनेटरी इट वाज अप्लाइड टू दी इंडियन प्रेस। दिस वाज दी अमृता बधाई पत्रिका, ओवरनाइटली जिसको पूरा का पूरा कन्वर्ट करके अंग्रेजी के अंदर बना दिया गया। ओके, ये भी एक मुद्दा आपको देखने को मिलता है। 1878 वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, कौन सा? मैंडेटरी साइनिंग 10,000 रुपया। 1881 इट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन, दिस वाज लॉर्ड लिटन। ठीक है, खूंखार आदमी है ये लॉर्ड कर्जन के पहले इनका भी दिमाग खुराफाती चलता रहता था। इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे कायदे कानून पास किए, तो हम लोग को परेशान करने में ये लोग कुछ पीछे नहीं छोड़ते थे। 1905 का एक न्यूज़पेपर एक्ट पास हुआ, वहां पे भी इसको और एडवांस कराया जाता है। देखो 1905 मतलब स्वदेशी आंदोलन चालू हो रहा है बैकग्राउंड पे, तो कानून भी ऐसा ही पास करेंगे कि दैट द मजिस्ट्रेट कुड कन्फिस्केट द प्रिंटिंग प्रेस इफ एनी न्यूज़पेपर विल पब्लिश ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। 1910 के अंदर फिर से आएगा, एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट टू डिमांड सिक्योरिटी। फिर से वही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रिपील किया ना, उसको काट के फिर से इन्होंने नया एक्ट के अंदर डाल दिया, टू फॉरफिट द सिक्योरिटी इफ एनी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल इज पब्लिश। बोले आपने कुछ पब्लिश कर दिया, द न्यूज़पेपर कुड अपील। एक फायदा इन्होंने ये किया कि न्यूज़पेपर को अपीलिंग अथॉरिटी दे दी। क्यों? 1910 का टाइम था, तो स्पेशल ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के अंदर जो भी एक न्यूज़पेपर के लेके जो रखा गया था उसको लेके 1931 के दौरान फिर से इंडियन प्रेस एक्ट पास किया गया, और वो भी ऐसा ही एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट के तौर पे उभर के आएगा। क्यों? क्योंकि 1930s में आपका एक मूवमेंट चलता है जिसे कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सरकार का एक्ट भी उसी को ही रिफ्लेक्ट करता रहेगा। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट? कौन था? रिपन, हमने अभी देखा है। ओके, हम लोग टाइमलाइन देख लेते हैं गवर्नर्स की। ओके, हार्डिंग 1844 से लेके 48, कर्जन 1899 से 1905। कर्जन के साथ एक तो यूनिवर्सिटीज एक्ट जुड़ा हुआ है आपका, इसके साथ साथ बंगाल का पार्टीशन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेके 1888, कांग्रेस के फॉर्मेशन के साथ इनका थोड़ा बहुत ताल्लुक है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। लॉर्ड रिपन वाज 1880 टू 1884। ओके, और भी गवर्नर जनरल्स की टाइमलाइन देखते रहेंगे। राइट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड?
अच्छा मैंने लिख ही दिया है, गलत कर दिया। ओके, क्वेश्चन के अंदर ही कुछ लोचा मार दिया होगा एनिमेशन में, बट देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान थे। 1773 से लेकर 1784-85 तक वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे। डेलहाउसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने देखने की कोशिश की। हिल्बर्ट बिल इज रिपन एंड वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, यहाँ पे कर्जन है, कर्जन नहीं हो सकता, लिटन होना चाहिए। ओके, आंसर इज सी, हमने देखने की कोशिश की। ओके, अब देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। भारत के अंदर आपकी सिविल सेवा की जो शुरुआत होती है